तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। ये वर्ल्ड रीबर्थ एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जिस दुनिया में ह्यूमंस और डायनासोर्स दोनों एक साथ रहते हैं। असल में जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की जो स्टोरी है वो 2027 की है, यानी कि देखा जाए तो आज से 2 साल आगे की। लेकिन इसी मूवी की दुनिया में हमें पता लगता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब दुनिया में डिस्ट्रक्शन मची, तब उस टाइम पर दुनिया भर के ज्यादातर डायनासोर्स मारे गए, लेकिन उन सब में कुछ जिंदा बच गए। पर उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए धरती के नीचे रहना स्टार्ट कर दिया, और फिर तब से लेकर अब तक डायनासोर्स बाहरी दुनिया के लिए विलुप्त रहे, लेकिन उनकी प्रजातियां धरती के नीचे फलती फूलती रही। लेकिन फिर आज से ठीक 32 साल पहले, यानी कि साल 2027 से 32 साल पहले, मतलब कि बिल्कुल साल 1995 के अंदर दुनिया में अचानक से एक बड़ा सा वोल्केनो फटा। लेकिन मानो उसी वोल्केनो ने डायनासोर्स के लिए बाहरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि फिर उन्हीं रास्तों के द्वारा डायनासोर्स बाहरी दुनिया में आने लगे, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इंसानों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों इस दुनिया का वातावरण इन डायनासोर्स के लिए अनुकूल नहीं था, और वो इसीलिए क्योंकि इस समय में ना तो करोड़ों साल पहले जैसी हवा थी और ना ही आज का तापमान डायनासोर्स के रहने लायक था, और फिर इसी कारण की वजह से डायनासोर्स धीरे धीरे करके मरने लगे। लेकिन तब भी दुनिया में एक जगह ऐसी थी जहाँ पर डायनासोर्स आराम से रहने लगे, और वो जगह थी पृथ्वी का इक्वेटर। अब दोस्तों ये जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बेसिकली पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटती है। लेकिन इस इक्वेटर लाइन के आसपास जितने भी समुद्री इलाके और जितने भी टापू थे, उनमें से बहुत सारी जगह डायनासोर्स के रहने लायक थी, क्योंकि वहाँ पर डायनासोर्स के रहने लायक तापमान भी था और उनके लायक बहुत सारा ऑक्सीजन भी था। और फिर इसीलिए डायनासोर्स ने इक्वेटर के आसपास के समुद्री इलाके और टापुओं पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन डायनासोर्स के कारण ये सारी जगह बहुत ही खतरनाक हो गई, और इसीलिए दुनिया भर की सरकारों ने इन जगहों पर बैन लगा दिया और दुनिया भर के सारे आम इंसानों को वहाँ पर जाने से मना कर दिया। इसके साथ ही दुनिया भर में बहुत ही ऐसी गिनी चुनी कंपनीज थी जिन कंपनीज को वहाँ पर जाने की इजाजत दी गई, ताकि वो कंपनीज डायनासोर्स पर रिसर्च कर सके और दुनिया इस प्रजाति के बारे में और ज्यादा जान सके। सो अब दोस्तों इस मूवी की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रेजेंट टाइम के 17 साल पहले से, यानी कि ठीक साल 2010 से। साल 2010 में हम ये देखते हैं कि दुनिया की एक काफी बड़ी कंपनी जिसका नाम इंजन होता है, वो यही इक्वेटर के पास अटलांटिक ओशन के टापुओं पर डायनासोर्स पर रिसर्च कर रही होती है। और ऐसे एक टापू पर इंजन कंपनी ने अपनी एक लेबोरेटरी भी बना रखी होती है, और इस लैब के अंदर बेसिकली इस कंपनी के सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिलकर डायनासोर्स के म्यूटेशन पर काम कर रहे होते हैं। यानी कि ये लोग सारे डायनासोर्स के ब्लड को इकट्ठा करके उनके डीएनए में चेंजेस कर रहे होते हैं, ताकि वो लोग मौजूदा डायनासोर्स को म्यूटेट कर सके। और दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ये इंजन कंपनी अपने लैब के अंदर कई सारे डायनासोर्स को म्यूटेट भी कर चुकी होती है। लेकिन इस टाइम पर वो लोग एक टीरेक्स के म्यूटेशन पर काम कर रहे होते हैं, बट उनके इसी काम के दौरान हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय के छोटी सी लापरवाही की वजह से मशीन्स पे गड़बड़ी हो जाती है और उनके म्यूटेशन का काम बीच में रुक जाता है। लेकिन अगले पल वो लोग जिस टीरेक्स पर काम कर रहे होते हैं वो जाग जाता है, और वो आजाद होकर पूरे लैब को तबाह करने लगता है। साथ ही साथ वो इस लैब के अंदर कई सारे लोगों को खा भी जाता है, और इस टीरेक्स को देखकर हमें पता लगता है कि ये काफी हद तक म्यूटेट हो चुका है, और इसलिए देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। लेकिन ये हादसा होने की वजह से उस लैब के सारे एम्प्लॉइज वहां से भाग जाते हैं, और वो सभी उस लैब को और अपने म्यूटेशन वाले काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद कोई भी वहां पर मुड़कर वापस नहीं आता है। लेकिन अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि अब 17 साल बीत चुके हैं, और इसीलिए 2010 से सीधा समय आता है 2027 का, यानी कि प्रेजेंट टाइम का। अब मूवी के प्रेजेंट टाइम में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है मार्टिन, और ये मार्टिन असल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, और इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम होता है पार्कर जेनिक्स, जो कि बेसिकली दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां बनाती है। लेकिन दोस्तों हमें पता लगता है कि इस टाइम पर दुनिया में काफी बड़ी बीमारी फैल चुकी है, और वो बीमारी एक दिल की बीमारी है, जो कि अब आमतौर पर दुनिया में इंसानों को बड़े आराम से हो जा रही है। और इसीलिए पार्कर जेनिक्स कंपनी इस बात का पता लगाती है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये दिल की बीमारी दुनिया भर के 20% लोगों को हो जाएगी, यानी कि हर 5 में से एक आदमी को। और इसीलिए पार्कर जेनिक्स कंपनी ये सोचती है कि अगर उन्होंने ऐसी बड़ी दिल की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर उनकी दवाई की बहुत डिमांड होगी, और फिर इसीलिए वो न सिर्फ लोगों की दिल की बीमारियों को ठीक करेंगे, बल्कि उसके साथ ही वो लोग बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसी पार्कर जेनिक्स इस कंपनी पर रिसर्च करती है, तब उन्हें पता लगता है कि उनके इस दिल की बीमारी के दवाई को बनाने में डायनासोर्स उनकी काफी मदद कर सकते हैं। अब असल में दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि डायनासोर्स साइज में काफी बड़े होते हैं, और उनके साइज में बड़े होने की वजह से उनका जो हार्ट होता है, यानी कि उनका दिल, वो भी काफी बड़ा होता है। और अब क्योंकि डायनासोर्स का दिल भी बड़ा होता है, इसीलिए उनके दिल की मांसपेशियां भी बड़ी होती है। और इसीलिए जो पार्कर जेनिक्स कंपनी है उसका ये मानना है कि अगर उन्हें ऐसे बड़े दिल वाले जीवों का खून मिल जाए, यानी कि अगर उन्हें डायनासोर्स का खून मिल जाए, तो फिर वो अपने दिल की बीमारी की दवाई को बड़े आराम से क्रिएट कर लेंगे। और फिर ऐसा करने के लिए पार्कर जेनिक्स कंपनी मार्टिन को हायर करती है और उसे तीनों तरह के डायनासोर्स का ब्लड लाने के लिए कहती है। और तीनों तरह के डायनासोर से मतलब है वो डायनासोर्स जो कि जमीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं और हवा में उड़ते हैं। अब ये पार्कर जेनिक्स कंपनी इन तीनों तरह के डायनासोर्स का ब्लड लाने का काम पूरी तरह से मार्टिन को सौंपती है। और अब क्योंकि मार्टिन इस काम को अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इस काम को पूरा करने के लिए अपनी टीम बनाने का फैसला करता है। अब इसके लिए मार्टिन सबसे पहले जोरा नाम की एक लड़की से मिलता है, जो जोरा मूवी के अंदर और कोई नहीं बल्कि स्कारलेट जॉनसन है।
हैं, यानी कि अपने मार्वल की ब्लैक विडो। असल में हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर जोरा एक स्पेशल फोर्सेस की कमांडो रह चुकी है और इसीलिए वो फाइट करने में, हथियार चलाने में और इवन खतरनाक जगहों पर सर्वाइव करने जैसी चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और अब क्योंकि मार्टिन को भी जहाँ पर जाना है वो भी बिल्कुल खतरनाक जगह है, इसलिए मार्टिन अपनी टीम में जोरा को शामिल करता है और अपने साथ जोड़ने के लिए वो जोरा को $10 मिलियन ऑफर करता है, जो $10 मिलियन अपने इंडिया के 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए होते हैं। अब इसके बाद ही मार्टिन जोरा को अपने मिशन की सारी चीजें बताता है, जिसके अंदर वो सबसे पहले जोरा को बताना स्टार्ट करता है कि वो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता है, यानी कि पार्कर जेनिक्स, वो एक दिल की खतरनाक बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दिल की उस बीमारी की दवाई को बनाने के लिए उन्हें 3 तरह के डायनासोर्स के ब्लड की जरूरत होगी और ये 3 तरह के डायनासोर्स हैं, हवा में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले और पानी में तैरने वाले। लेकिन इन सबके साथ ही मार्टिन जोरा को ये भी बताता है कि उसका जो ये पूरा मिशन होगा वो पूरी तरह से अनऑफिशियल होगा, यानी कि पूरी तरह से एक सीक्रेट मिशन। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी सरकार उन्हें इस मिशन को पूरा करने की इजाजत नहीं देगी। लेकिन इन सारी चीजों को जानने के बाद भी जोरा मार्टिन की टीम को ज्वाइन कर लेती है और उसके पैसों के ऑफर को देखकर उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है। अब इसके बाद मार्टिन जोरा को लेकर तीसरे आदमी के पास जाता है और इस तीसरे आदमी का नाम होता है डॉक्टर हेनरी। और ये डॉक्टर हेनरी पेशे से एक पैलियोंटोलॉजिस्ट होता है। आसान भाषा में कहे तो ऐसा बंदा जिसे डायनासोर्स की बहुत नॉलेज है। और डॉक्टर हेनरी के इसी नॉलेज की वजह से मार्टिन उसे टीम में शामिल करना चाहता है। अब आगे मार्टिन डॉक्टर हेनरी को भी सारी बात बताता है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी भी मार्टिन की टीम को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि डॉक्टर हेनरी को पैसों का लालच नहीं है, बल्कि असल में वो तो डायनासोर से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो इस मिशन पर इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे डायनासोर्स को करीब से देखना है और उनके बारे में और ज्यादा जानना है। हालांकि जब यहाँ पर मार्टिन डॉक्टर हेनरी को अपना प्लान बताता है तब वो इस बात को मेंशन करता है कि उन्हें 3 तरह के डायनासोर्स का ब्लड चाहिए, यानी कि एयर, वाटर और लैंड, तीनों तरह के डायनासोर्स का ब्लड। लेकिन फिर इसके बाद ही मार्टिन डॉक्टर हेनरी के साथ मिलकर इस बात को भी जानता है कि उन्हें डायनासोर्स के जिन 3 प्रजातियों का ब्लड चाहिए उन तीनों स्पीशीज के नाम क्या है। हमें पता लगता है कि उन्हें पानी वाले जिस डायनासोर का ब्लड चाहिए उस डायनासोर का नाम है मोसासोरस। इसके अलावा उन्हें जमीन वाले जिस डायनासोर का ब्लड चाहिए उस वाले डायनासोर का नाम है टाइटानोसोरस और आखिर में हवा वाले डायनासोर का नाम है क्वॉटज़लकोटलस। अब इन सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद भी मार्टिन को टीम में और बंदे चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी 3 बंदों की टीम इस काम के लिए काफी नहीं है। लेकिन फिर इसके लिए जो जोरा होती है वो मार्टिन को अपने पुराने दोस्तों से मिलवाती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जोरा के ये दोनों दोस्त उसके साथ स्पेशल फोर्सेस में थे और जोरा के इन दोनों दोस्तों का नाम होता है डंकन और बॉबी। और इन दोनों में जो बॉबी होता है वो हथियार चलाने में और लड़ाई करने में काफी एक्सपर्ट होता है और साथ ही जो डंकन होता है उसके पास स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ समुद्र में बोट चलाने की ट्रेनिंग और रास्ते को नेविगेट करने की ट्रेनिंग भी होती है। और अब इसीलिए डंकन और बॉबी के टीम में जुड़ने के साथ ही मार्टिन की टीम के अंदर टोटल 5 मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, जो कि होते हैं मार्टिन, जोरा, डॉक्टर हेनरी, डंकन और बॉबी। अब फिर इसके बाद ही ये लोग अपने मिशन की सारी तैयारियां कर लेते हैं और फिर डंकन के बोट में बैठकर सभी लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। और मिशन पर निकलने के टाइम पर ही हमें पता लगता है कि डंकन ने अपने बोट पर 2 और मेंबर्स को ऐड किया है और ये 2 नए मेंबर्स होते हैं लेक्लर्क और नीना, जिनमें से जो लेक्लर्क होता है वो बोटमैन होता है, यानी कि वो डंकन की बोट को चलाना जानता है और साथ ही जो नीना होती है वो एक मर्सिनरी होती है। और डंकन नीना को इसीलिए लाया होता है ताकि रास्ते में अगर उन्हें हाथ पर चलाने की जरूरत पड़े तो इस काम में नीना उनका साथ दे सके। अब अपने मिशन पर निकलने के बाद डंकन की बोट पर सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और वो लोग जहाँ पर जा रहे होते हैं वहाँ का मैप देखते हैं और फिर मैप को देखकर हमें पता लगता है कि असल में ज्यादातर मोसासोरस इक्वेटर के एक खास तरह के टापू के आसपास पाए जाते हैं। और इस टापू को देखकर मार्टिन सारी टीम को ये भी बताता है कि असल में इक्वेटर के पास का ये टापू एक खास टापू है और वो इसीलिए क्योंकि आज से करीब 17 साल पहले इंजन नाम की कंपनी यहाँ पर डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट करती थी और वो लोग बेसिकली यहाँ पर डायनासोर्स को म्यूटेट करते थे और उनकी बॉडी में परिवर्तन लाते थे। लेकिन फिर एक बड़े से हादसे के बाद सबको उस लैब को खाली करना पड़ गया और फिर तब से लेकर अब तक वहाँ की सारी बिल्डिंगें ऐसी ही पड़ी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर मार्टिन की बात सुनकर हमें भी ये पता लग जाता है कि यहाँ पर बेसिकली उसी सीन की बात हो रही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब दोस्तों इन सब के बाद मार्टिन और उसकी पूरी टीम बड़े आराम से अपने मिशन की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन फिर इसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और हम समुद्र में एक दूसरी बोट को देखते हैं। ये बोट एक काफी छोटी सी बोट होती है और इस पर टोटल 4 आदमी होते हैं, जो कि होते हैं रियोबेन, जो कि बोट का मालिक होता है, उस रियोबेन की 2 बेटियां जिनका नाम टेरेसा और एजाबेला होता है और इनके साथ ही एक्सेवियर, जो कि रियोबेन की बेटी टेरेसा का बॉयफ्रेंड होता है। और असल में ये चारों भी समुद्र के अंदर घूमने निकले होते हैं एंड समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों इनके पानी में ट्रेवल करने के दौरान ही हम ये देखते हैं कि अचानक से इनकी बोट के आसपास काफी सारे बड़े बड़े सी क्रीचर्स आ जाते हैं और ये सारे क्रीचर्स देखते देखते इनकी बोट से टकराने लगते हैं। लेकिन फिर इस टाइम पर हमें पता लगता है कि ये सारे सी क्रीचर्स असल में डायनासोर्स हैं और इन सारे डायनासोर्स का नाम मोसासोरस है, यानी कि पानी में पाए जाने वाले वही डायनासोर्स जिनकी तलाश मार्टिन और उसकी पूरी टीम को है। अब यहाँ पर ये सारे मोसासोरस रियोबेन की बोट को टक्कर मारने लगते हैं और देखते देखते इस बोट को पलटा देते हैं, जिस वजह से बोट के अंदर से रियोबेन, टेरेसा, एजाबेला और जेवियर चारों पानी में गिर जाते हैं। और फिर इसके बाद मोसासोरस तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लकीली इस बोट के चारों मेंबर्स की जान बच जाती है और ये चारों के चारों अपने बोट के पास रहकर जल्दी से रेडियो से अपने आसपास सिग्नल्स भेजने लगते हैं और रेडियो का इस्तेमाल करके जो रियोबेन होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी लोकेशन बताने लगता है। अगले पल हम ये देखते हैं कि रियोबेन के
रेडियो फ्रिक्वेंसी सीधा डंकन के बोर्ड पर सुनाई देती है, जिसके बाद डंकन को ये पता लगता है कि उसके आसपास कोई ऐसा आदमी है। साथ ही रियोबन ने रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन भी बताई होती है और इसलिए मार्टिन को पता लगता है कि रियोबन उससे 28 मील की दूरी पर है, यानी कि लगभग 45 किलोमीटर दूर। लेकिन असल में इस टाइम पर डंकन की बोट आइलैंड के काफी पास होती है और ये बिल्कुल वही आइलैंड होता है जिसके आसपास उन्हें आना भी था। और इसलिए ये देखकर मार्टिन सबको जाने से मना करता है और वो डंकन से ये बोलता है कि हम लोग पहले अपना काम करेंगे और फिर उसके बाद किसी की मदद के लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डंकन एक अच्छा आदमी होता है और इसीलिए वो मार्टिन की बात नहीं मानता है और अपने बोट को घुमाकर सीधा रियोबन के पास जाता है। जिसके बाद अगली पल वो लोग रियोबन के पास पहुंचते हैं एंड फिर रियोबन, उसकी दोनों बेटियां और जेवियर चारों को बचा लेते हैं और उन सभी को अपने बोट में बिठा लेते हैं। इसके बाद ही रियोबन उन सबको सारी बातें बताता है, जिसके बाद ही मार्टिन, डंकन, जोरा और बाकी सबको पता लगता है कि उन चारों पर अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि मोसासोरस ही थे, यानी कि वही पानी वाले डायनासोर्स जिनकी तलाश उन सबको भी है। हालांकि दोस्तों अगले पल हम ये देखते हैं कि पानी के अंदर काफी सारे मोसासोरस उनकी बोट से भी टकराने लगते हैं। लेकिन फिर ये देखकर टीम के सारे बंदे खुश हो जाते हैं और फिर वो जल्दी से अपनी बोट को मोसासोरस के और करीब लेकर आते हैं। अब असल में दोस्तों डायनासोर्स का ब्लड निकालने के लिए इन सब ने एक तरकीब लगाई होती है और ये तरकीब होती है डॉक्टर हेनरी की। एक्चुअली में डॉक्टर हेनरी के पास एक ऐसी गन और ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि एक्चुअली में एक सुई की तरह काम करते हैं और इसीलिए जैसे इन छोटे छोटे सुई वाले कंटेनर्स को डायनासोर की बॉडी पर मारा जाएगा, वैसे इसकी सुई सीधा डायनासोर की बॉडी के अंदर घुसेगी। ये कंटेनर जल्दी से डायनासोर के ब्लड से भर जाएंगे। पूरी तरह से भरने के बाद ये कंटेनर सीधा हवा में उड़ जाएंगे और फिर हवा में जाने के बाद ही इनके अंदर से एक पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद ये बड़े आराम से उड़ते उड़ते नीचे आ जाएंगे और नीचे आने पर जोरा, मार्टिन और उनकी पूरी टीम इन कंटेनर्स को कैच कर लेगी। अब दोस्तों अपने सामने मोसासोरस का देखकर जोरा जल्दी से उन पर उसी गन से फायर करती है, जिसके बाद गन के फायर होती वो कंटेनर सीधा मोसासोरस की बॉडी में घुसता है। उसके अंदर जल्दी से ब्लड इकट्ठा होता है और फिर जोरा और उसकी टीम उस कंटेनर को हासिल भी कर लेते हैं और फिर इस तरह से उन्हें पहले डायनासोर का ब्लड सक्सेसफुली मिल जाता है। इसलिए ये चीज देखकर टीम के सारे बंदे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों इन सबके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि अचानक से उनकी शिप पर दूसरे तरह के डायनासोर्स भी अटैक कर देते हैं और ये जो डायनासोर्स होते हैं ये भी पानी वाले डायनासोर्स होते हैं, लेकिन इनका नाम होता है स्पाइनोसॉरस। और ये लोग देखते ही देखते इनकी बोट पर अटैक कर देते हैं और बोट को टक्कर मारने लगते हैं। ये देखकर जोरा और डंकन का दोस्त बॉबी जल्दी से अपनी गन निकालता है और वो डायनासोर्स पर फायरिंग करने लगता है ताकि डायनासोर्स बोट से दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों अगले पल हम ये देखते हैं कि इस वजह से डायनासोर्स को गुस्सा आता है और एक डायनासोर बोट पे उछल के बॉबी को पकड़ लेता है और टीम के सारे बंदों के सामने बॉबी को चबाकर खा जाता है, यानी कि बॉबी का दी एंड। और इसलिए ये चीज देखकर बोट पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो लोग बोट को और भी टक्कर मारते हैं, जिस वजह से बोट उथल पुथल होती है और रियोबन की बेटी टेरेसा सीधा पानी में गिर जाती है। लेकिन टेरेसा को पानी में गिरता हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड एक्सेवियर, उसके फादर रियोबन और उसकी छोटी बहन इजाबेला तीनों भी पानी में कूद जाते हैं ताकि वो लोग उसे बचा सके। जिसके बाद वो चारों के चारों पानी में तैरते हुए सीधा पास के टापू के पास आ जाते हैं। इधर डंकन भी अपनी बोट को संभालता है और वो सारे स्पाइनोसॉरस से बचते हुए सीधा टापू के पास आता है। लेकिन टापू के पास आते ही सीधा उनकी बोट टापू से टकराती है और बोट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बोट पर मौजूद सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसी टीम के सारे बंदे बोट से उतरते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि एक स्पाइनोसॉरस उनके पास आता है और वो डंकन की मर्सिनरी दोस्त नीना को सबके सामने खा जाता है और फिर इस तरह से बॉबी के बाद नीना का भी दी एंड हो जाता है। अब हालांकि इन सब के बाद टीम के मेंबर्स ये सोचते हैं कि अब इन सब चीजों के बाद वो लोग घर कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि जिस बोट से वो लोग यहाँ पर आए होते हैं वो तो टापू से टकराने की वजह से काफी हद तक टूट चुकी होती है और इसलिए उस बोट से वापस जाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर यहीं पर ही जोरा पूरी टीम से कहती है कि उसके पास प्लान भी है। असल में उसने यहाँ पर आने से पहले इस बात को सोच लिया था कि शायद से इस मिशन के दौरान उनके बोट को नुकसान हो सकता है और उन्हें घर वापस जाने में दिक्कत हो सकती है और इसीलिए उसने अपनी एक दूसरी टीम को तैयार रखा था और उनसे कहा था कि वो अगले दिन हेलीकॉप्टर लेकर इस टापू पर आए और इसलिए अब जल्द से जल्द हमें आज के दिन काम खत्म करके कल सुबह होने तक इस टापू की एक ऊंची जगह पर जाना होगा, ताकि जब कल हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर लेकर आए तो ऊंची जगह पर होने की वजह से हम उन्हें देख पाए और वो हमें देख पाए। और ये सब करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही हम पर मॉनिटर करेंगे और अगर हम उन्हें नहीं दिखे तो वो लोग वापस चले जाएंगे। जो बात सुनकर डंकन डॉक्टर हेनरी को जवाब देता है कि ये टापू बहुत खतरनाक है और सभी को इस टापू के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए हेलीकॉप्टर से जो हमारे साथी आएंगे उन्हें भी इस टापू पे उतर के मरना नहीं है एंड इसीलिए वो ऊपर से हमें देखेंगे और अगर हम उन्हें दिख गए तो वो हमें लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं दिखते हैं तो फिर उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि शायद से हम लोग टापू पर ही मर गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमें पता लगता है कि जोरा की पूरी टीम के साथ साथ रियोबन की पूरी फैमिली भी इसी टापू पर आई है, लेकिन बस वो टापू के दो अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं और जहाँ एक तरफ रियोबन और उसकी पूरी फैमिली कोई मदद ढूंढ के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं पर ही जोरा और उसकी टीम का ये प्लान होता है कि वो बाकी बचे दो डायनासोर्स का भी ब्लड निकाले और फिर अगली सुबह हेलीकॉप्टर से अपने घर निकल जाए। अब दोस्तों यहाँ टापू पर चलते चलते इन सारे बंदों को काफी अजीब चीजें दिखती है, जैसे कि वो अपनी आंखों से काफी सारे अलग अलग डायनासोर्स को देखते हैं और काफी सारे खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े भी देखते हैं। लेकिन फिर इन सब के बाद जोरा और उसकी पूरी टीम टापू पर और छानबीन करती है, जिसके बाद एक बड़े खाली से मैदान में उन्हें दूसरा डायनासोर भी मिल जाता है, यानी कि जमीन पर रहने वाला टाइटानोसोरस। और इस पूरे खाली मैदान में बहुत सारे टाइटानोसोरस होते हैं और इसीलिए जोरा और उसकी पूरी टीम जल्दी से उनके पास जाती है एंड चुपके से उनकी बॉडी से भी ब्लड निकाल लेती है, जिसके बाद इस तरह से उनके पास दो डायनासोर्स का ब्लड आ जाता है। और
और अब बारी होती है बस तीसरे डायनासोर की। अब ये जो तीसरा डायनासोर होता है ये होता है हवा में उड़ने वाला डायनासोर, और इस डायनासोर को कहते हैं क्वॉटज़लकोटलस। लेकिन ये डायनासोर्स काफी ज्यादा वॉयलेंट और खतरनाक होते हैं, और इसीलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली इस डायनासोर का ब्लड नहीं निकालेंगे, बल्कि ये डायनासोर अंडे देता है, इसीलिए वो लोग उसके दिए हुए किसी एक अंडे से ही ब्लड निकाल लेंगे। अब ऐसा करने के लिए वो लोग टापू के एक बड़े से चट्टान के पास जाते हैं, जहाँ पर उसी चट्टान के पास ही उसी डायनासोर का घोंसला होता है, और उस घोंसले के अंदर उसके कई सारे अंडे रखे होते हैं। और फिर इसीलिए जोरा, डॉक्टर हेनरी और डंकन की बोट का बोटमैन यानी कि लेक क्लर्क, ये तीनों के तीनों सीधा उसी घोंसले के पास जाते हैं, जहाँ पहुंचकर डॉक्टर हेनरी एक अंडे को हाथ में लेता है और अपने कंटेनर का इस्तेमाल करके उसके अंदर से ब्लड निकाल लेता है। और फिर ऐसा करने के बाद उनके पास तीनों डायनासोर्स के ब्लड आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि वो तीनों वहां से निकलते कि उससे पहले ही वहां पर डायनासोर आ जाता है, यानी कि हवा में उड़ने वाला क्वॉटज़लकोटलस। और वो जैसे ही इन तीनों को अपने अंडों के पास देखता है, वैसे ही वो समझ जाता है कि हो ना हो ये तीनों उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने आए हैं, और इसीलिए वो डायनासोर उन तीनों पर हमला कर देता है। और देखते देखते वो बोटमैन लेक क्लर्क को खा भी जाता है। लेकिन उसके अलावा जोरा, डंकन, मार्टिन और डॉक्टर हेनरी ये चारों किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं, और तीनों डायनासोर्स के ब्लड को लेकर टापू में आगे निकल जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके रात होने लगती है, लेकिन अंधेरा होने से पहले हम ये देखते हैं कि जोरा और उसकी पूरी टीम और रियोबेन और उसकी पूरी फैमिली सीधा उसी लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं, जो लेबोरेटरी सालों पहले इंजन कंपनी द्वारा चलाई जाती थी। अब ये सब लोग इस लैब फैसिलिटी के अंदर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि इन सबको ये जगह काफी सेफ लग रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि उनके ऊपर कई सारे डायनासोर्स अटैक कर देते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सालों पहले इसी लैब के अंदर बहुत सारे डायनासोर्स के म्यूटेशन पर काम किया गया था, जिस वजह से यहाँ के आसपास कई सारे डायनासोर्स हैं। लेकिन तब भी सभी लोग किसी तरह से डायनासोर्स से बचते रहते हैं। हालांकि इन सबके बीच ही मार्टिन अपना असली रंग दिखाता है, और वो जैसे ही देखता है कि उसके पास अब तीनों डायनासोर्स का ब्लड आ चुका है, वैसे ही वो तीनों ब्लड्स वाले कंटेनर को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी जेब से गन निकालकर सबके सामने तान देता है, और सबको ये धमकी देता है कि अब अगर कोई उसके सामने आया तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन दोस्तों अब इन सब के बाद ही वहाँ पर एक और डायनासोर आता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूंखार होता है, और उसे देखकर हमें पता लगता है कि ये वाला डायनासोर और कोई नहीं बल्कि बिल्कुल वही वाला टीरेक्स है जिसे म्यूटेट किया गया था। और इसी म्यूटेट होने वाले टीरेक्स ने सालों पहले इंजन कंपनी की लेबोरेटरी को तबाह किया था। एंड ये टीरेक्स जैसे यहाँ पर आता है वैसे वो सबसे पहले इन सब पर अटैक करता है, और वो मार्टिन को पकड़ के खा जाता है। लेकिन उसी टाइम पर डायनासोर्स के ब्लड वाला जो डब्बा होता है वो वहीं पर गिर जाता है, और इसीलिए जोरा उसे देकर उठा लेती है। हालांकि दोस्तों वहाँ पर उन सबको बचाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो टीरेक्स उस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लेता है और उसे चबा के डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर के पायलट्स भी मारे जाते हैं। अब दोस्तों इन सभी को अपने आसपास एक शिप दिखती है, जो शिप असल में इंजन कंपनी की होती है। लेकिन अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन सभी को इसी शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो सब लोग जैसे शिप में बैठते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, वैसे ही टीरेक्स उन सबको देख लेता है और वो उन सबको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इसी दौरान डंकन इस बात को नोटिस कर लेता है कि जहाँ से भी तेज रोशनी आती है ये टीरेक्स वहीं चला जाता है, और फिर इसीलिए डंकन जल्दी से सबको शिप में बिठाता है और खुद एक फ्लेयर जला लेता है, जिस वजह से उस टीरेक्स का ध्यान डंकन पर जाता है, और डंकन शिप से बहुत दूर भागने लगता है ताकि टीरेक्स उसके पीछे आए और उसके सारे साथी उस शिप का यानी कि बोट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाए। अब हालांकि जोरा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डंकन उससे कहता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, और इसीलिए डंकन को सबकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। अब डंकन जल्दी से सबको निकलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से बोट स्टार्ट करते हैं और पानी के जरिए उस टापू से निकलने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ डंकन टीरेक्स को अपनी तरफ भगाने लगता है और पानी में तैरते हुए टीरेक्स को और दूर लाने लगता है। इसके बाद अचानक से फ्लेयर की लाइट बुझ जाती है, जिसे देखकर जोरा को ऐसा लगता है कि शायद से अब डंकन मारा जा चुका है और टीरेक्स ने उसे खा लिया है। इसके बाद टीरेक्स भी वहाँ से चलकर टापू की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर टीरेक्स के जाने के कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि डंकन जहाँ पर होता है वहाँ पर एक और फ्लेयर जलती है, और इसलिए वो देखकर जोरा ये समझ जाती है कि हो ना हो डंकन अभी भी जिंदा है, और इसलिए वो जल्दी से बोट को लेकर डंकन के पास जाती है और वो ये देखती है कि डंकन बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि डंकन टीरेक्स को चकमा देने में कामयाब हो गया था। और फिर इसीलिए वो लोग जल्दी से डंकन को भी बोट में बिठाते हैं और अपने सारे साथियों को साथ लेकर एंड तीनों तरह के डायनासोर्स के ब्लड को लेकर उस टापू से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते टाइम डॉक्टर हेनरी जोरा से कहता है कि इस सारे डायनासोर के ब्लड को मार्टिन एक ही कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि अगर ये ब्लड किसी एक ही कंपनी को मिला तो वो कंपनी दवाई बनाने में कामयाब हो जाएगी, और फिर वो दवाइयों को बहुत ही महंगे रेट पर बेचेंगी, जिस वजह से वो दवाइयां सब तक नहीं पहुंच पाएंगी और सिर्फ एक अकेली कंपनी मुनाफा कमाती रहेगी। और फिर इसके लिए डॉक्टर हेनरी और जोरा दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इस ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके काफी सारी कंपनीज में बांट देंगे, ताकि सारी कंपनीज दवाई बना ले जिसके बाद सभी को दवाई मिल सके। और फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी की स्टोरी के ऊपर।